नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय के अलावा अन्य और कौन कौन से विश्वविद्यालय व शिक्षा के केंद्र थे उनका अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष था। ये भी उस समय में भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र माना जाता था और यहाँ पर 8वीं सदी में बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने इसकी स्थापना है वो की थी। यहाँ अनेक बौद्ध मंदिर और विहारों का निर्माण करवाया गया था। इन विहारों में दर्शन और धर्म की चर्चाएं होती थी, अर्थात यहाँ पर भी धर्म और दर्शन की है वो चर्चाएं होती थी। यहाँ रक्षित, विरोचन, बुद्ध, चेतारी, रत्नाकर शांति, ज्ञानश्री मिश्र, दीपकर, अभयंकर आदि ख्याति प्राप्त विद्वान निवास करते थे। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। कितने ग्रंथों की रचना की थी? 200 ग्रंथों की रचना की थी और यह भिक्षु बंगाल प्रदेश का था और यह बौद्ध धर्म और दर्शन का प्रकांड पंडित था और वह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत भी है वो गया था। अर्थात ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये भी बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था और यहाँ का एक प्रसिद्ध शिक्षक दीपंकर था जिसने लगभग 200 साहित्य ग्रंथों की रचना है वो की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में धर्म और दर्शन के अतिरिक्त, अर्थात धर्म दर्शन ये तो मेन सब्जेक्ट होते थे, इसके अलावा न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा है वो दी जाती थी। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पुस्तक उपलब्ध रहा करती थी। छात्रों की समस्याओं का समाधान भी किया जाता था और जिसमें आचार्य का प्रमुख सहयोग है वो रहता था। 10वीं सदी में यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या नालंदा विश्वविद्यालय से कम नहीं थी, अर्थात 10वीं सदी में यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या नालंदा विश्वविद्यालय से कम नहीं थी और यहाँ विदेशी छात्रों में तिब्बत के छात्र अधिक होते थे और प्रायः एक छात्रावास तिब्बत के विद्यार्थियों से भरा रहता था। अर्थात इनका एक जो छात्रावास है वो तिब्बत के विद्यार्थियों से भरा रहता था। अर्थात यहाँ पर बड़ी संख्या में तिब्बत के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हैं वो आते थे। इसके अलावा देखिए, सुदूर प्रदेशों के लिए पूर्व काल में इससे अधिक विख्यात कोई विश्वविद्यालय नहीं था। अर्थात सुदूर पूर्व के जो क्षेत्र थे उसमें इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय से ख्याति प्राप्त कोई अच्छा विश्वविद्यालय नहीं था। छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति होती थी। अर्थात जितने छात्र होते थे तो उनको आसानी से पढ़ा सके और इस हेतु यहाँ पर अध्यापकों को नियुक्त किया हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि धर्मपाल ने यहाँ 108 आचार्यों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया था।
अर्थात ऐसा माना जाता है कि धर्मपाल ने यहाँ पर 108 आचार्यों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। अतः विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 108 आचार्यों की नियुक्ति है वो की गई थी। अर्थात विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सही रूप से चलाने के लिए 108 आचार्यों की नियुक्ति की गई थी और इस विश्वविद्यालय के प्रबंधक के लिए अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता रखे गए थे और इस विद्यालय का समस्त व्यय बड़े बड़े लोगों की दान और भेंट से चलता था। अर्थात यहाँ पर लगभग 108 आचार्य पढ़ाते थे और यहाँ की जो कमेटी होती थी, प्रबंधक होता था, प्रबंधक समिति होती थी, वो यहाँ की शासन व्यवस्था चलाती थी और इस विश्वविद्यालय के लिए जो खर्च है वह विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए दान और भेंट से प्राप्त होता था। आवास और भोजन का प्रबंध विश्वविद्यालय की ओर से किया जाता था। अर्थात बच्चों के आवास के लिए बच्चों के भोजन का प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता था। इसके अलावा भिक्षु अध्यापक विश्वविद्यालय संबंधित सभी कार्यों में सहयोग करते थे। अर्थात जो भिक्षु हैं, अध्यापक हैं, वे सब विश्वविद्यालय जैसे संबंधित कार्य होते थे उनमें सहयोग करते थे और इसका प्रबंध 6 द्वार पंडितों की समिति द्वारा संचालित होता था। अर्थात इस विश्वविद्यालय का प्रबंध है वो 6 द्वार पंडित जो होते थे उनकी समिति द्वारा चलाया जाता था। 10वीं सदी से उत्तरार्ध में इसके प्रथम द्वार पर कश्मीर निवासी रत्नव्रज, द्वितीय द्वार पर गौड़ प्रदेश के रहने वाले ज्ञानश्री मिश्र और तृतीय द्वार पर रत्नाकर शांति और चतुर्थ द्वार पर वागेश्वर कीर्ति, पंचम द्वार पर नरो तथा षष्ठ द्वार पर प्रज्ञाकर मती है वो बैठते थे। तो इस तरह 10वीं सदी के उत्तरार्ध में यहाँ पर ये सभी इस द्वार पर बैठ कर के इसका ध्यान है वो रखते थे। विक्रमशिला अन्य सब विश्वविद्यालयों की अपेक्षा अधिक सुसंगठित और व्यवस्थित था। अर्थात अन्य जितने विश्वविद्यालय थे उनकी तुलना में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो अधिक संगठित था। यहाँ की शिक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थियों को बंगाल के राजाओं द्वारा उपाधियाँ वितरित की जाती थी। अर्थात यहाँ की शिक्षा पूरी होने के बाद बंगाल जो है वहाँ के पाल वंशी शासक इनको उपाधियाँ वितरित करते थे। परंतु 13वीं सदी के प्रारंभ में जब मुसलमानों के आक्रमण के कारण अनेक भारतीय शिक्षा मंदिरों का नाश हुआ और इसी का शिकार विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है वो हुआ था। अर्थात जब विदेशी आक्रमणकारी आए वो आक्रमण किए और उनके दौरान जो शिक्षा केंद्रों का ह्रास हुआ था वो उसी में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी है वो ह्रास हुआ था। 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने तोड़कर इसे जलाकर नष्ट कर दिया था। अर्थात 1203 में बख्तियार खिलजी नाम का जो व्यक्ति था, आक्रमणकारी था, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी है वो नष्ट कर दिया था और हिंदू धर्म की सभी पुस्तकों को जला दिया था और बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को, आचार्यों को मौत के घाट है वो उतारा था। अब हम देखते हैं अगला शिक्षा का केंद्र था वल्लभी। वल्लभी पड़ता है गुजरात में, एक संपन्न क्षेत्र था। तो देखिए गुजरात के वल्लभी में भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यहाँ के विश्वविद्यालय को वल्लभी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। यह विश्वविद्यालय काठियावाड़ का प्रमुख विश्वविद्यालय माना जाता था। 7वीं सदी तक इसकी ख्याति
देश के विभिन्न भागों में हो गई थी और इसे शिक्षा के केंद्र में सर्वप्रथम विहार का निर्माण राजकुमार टड्डा ने तथा दूसरे विहार का राजा धारसेन ने 580 ईस्वी में कराया था। अर्थात 7वीं सदी के आसपास वल्लभी विश्वविद्यालय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था और इसकी प्रसिद्धि देश विदेश में काफ़ी फैली हुई थी और यहाँ के शासकों ने यहाँ पर कई विहारों का भी निर्माण करवाया था। जो धारसेन ने 580 में दूसरा विहार बनवाया था उसका नाम था श्री बापदा था और इस विहार का प्रशासन आचार्य स्थिरमती करते थे। अर्थात जो ये विहार थे इनके प्रशासन को कौन चलाते थे? आचार्य स्थिरमती। और यहाँ अनेक विशाल बौद्ध विहार और मठ थे और यहाँ करीब 100 विहार जिसमें लगभग 6000 भिक्षु निवास करते थे। अर्थात यहाँ करीब कितने थे विहार? 100 और जिसमें कितने भिक्षु निवास करते थे? तो ये बताते हैं लगभग 6000 भिक्षु निवास करते थे। वल्लभी विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थी दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तर्क, व्याकरण, व्यवहार और साहित्य आदि विभिन्न विषयों की शिक्षा है वो यहाँ दी जाती थी। चीनी यात्री हित सिंह ने वल्लभी को शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में चुना था। अर्थात ये बताते हैं कि चीनी यात्री हित सिंह भी यहाँ पर आया था और उसने भी वल्लभी को शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में वो माना था। गंगा के मैदान तथा उत्तर भारत से अनेक व्यक्ति वल्लभी में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। वल्लभी बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र था और यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतिद्वंदी के रूप में उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय माना जाता था। जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति थी उसी तरह से उत्तर भारत में वल्लभी विश्वविद्यालय की भी है वो ख्याति थी। वल्लभी विश्वविद्यालय में हीनयान शाखा प्रमुख थी और वल्लभी गुजरात काठियावाड़ के समुद्र के निकट था और यह व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह माना जाता था और यहाँ पर 100 से अधिक करोड़पति रहते थे। इसका मतलब है कि वल्लभी उस समय में एक प्रमुख व्यवसाय का गढ़ माना जाता था। अनेक राजाओं ने भी इसे दान और भेंट स्वरूप समुचित धन प्रदान किया था। वल्लभी से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति शासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था और इस विद्यालय का पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय की भांति संपन्न था। अर्थात इस वल्लभी जो विश्वविद्यालय है इसका पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय की भांति है वो संपन्न था। गुह्य सेन का दान में पुस्तकों के खरीदने का उल्लेख मिलता है। वल्लभी समृद्ध नगरी एवं एक राजधानी थी। यह विश्वविद्यालय बहुत अच्छी स्थिति में 775 ईस्वी तक चलता रहा था और लगभग इसी समय अरबों के आक्रमण प्रारंभ हुए और उन्होंने इसको है वो नष्ट किया था। इसी तरह से श्रावस्ती भी बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और यहाँ पर भी शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और विश्वविद्यालय था, उसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये प्राचीन भारत का सबसे पुराना शिक्षा का केंद्र है वो कौन सा था? तक्षशिला। और ये रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है शहर। वर्तमान में ये भग्नावशेष ही मौजूद है वहाँ पर। लेकिन ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला की स्थापना राजा भरत ने की थी और राजा भरत के पुत्र तक्ष को कुलपति बनाया था और उसके नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा गया था। महाभारत में उल्लेखित जनमेजय के नाग यज्ञ का भी
यही सही स्थान माना जाता है। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में भी तक्षशिला विश्वविद्यालय को शिक्षा के केंद्र के रूप में ही नहीं, एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में माना जाता था। ईसा पूर्व 7वें शताब्दी में ये स्थान विशिष्ट में ईरानी, शक, कुषाण और हुणों के निरंतर होने वाले आक्रमणों ने इस विश्वविद्यालय का नामो निशान मिटा दिया था। इसलिए फाहियान ने इस स्थान को अपने विवरण में उल्लेख नहीं किया है। तक्षशिला के उस महान विश्वविद्यालय के स्थान पर खंडहर तथा वीरान स्थान है। इसके खंडहर जोलीपा, पीपला आदि क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। अतः यह विश्वविद्यालय भारत की समृद्धशालिनी सभ्यता का महान प्रतीक है। इसके अलावा भी भारत में अन्य कश्मीर है, काशी है, धार मध्य प्रदेश है, कन्नौज है, कांची है, ये भी प्रमुख शिक्षा के केंद्र के रूप में माने जाते थे। तो कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में भी भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय थे, जहाँ देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इसके अलावा भी श्रावस्ती, कश्मीर, धार, कांची, अनिलवाड़ा, कन्नौज आदि कई अन्य शिक्षा के भी केंद्र थे। तो शिक्षा की दृष्टि से उस समय में भी भारत एक श्रेष्ठ राष्ट्र माना जाता था। धन्यवाद।